जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे कि आज हम लोग क्लास 12 हिंदी मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। यह जो मॉडल पेपर है वह 2023 एग्जाम के लिए ऑफिशियली बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी किया गया है और इसमें वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। इसी टाइप से जो इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सेम आएंगे, तो आप लोग इसको पूरे देख लीजिए ताकि आपको 90% तैयारी हो जाए। अगर आप लोग पढ़ लिए हैं तो आप लोग आंसर दीजिएगा और कितनी बेहतरीन तैयारी है और आपका जो स्कोर होगा वह कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल परीक्षा टाइम रहता है 3 घंटा 15 मिनट और यह जो से मॉडल पेपर है वह आईए और आईएससी दोनों के लिए है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, आपको कैसे लिखना होता है वो सारा चीज़ बताया गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको हम पीडीएफ टेलीग्राम में दे देंगे, वहाँ से आप ये सब पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 1, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? ऑप्शन ए है पुत्र वियोग, बी है जन जन का चेहरा एक, सी है तुमुल कोलाहल कला में, डी है प्यारे नन्हे बेटे को। 4 ऑप्शन है आपके पास। जो ऑप्शन ए के साथ गए हैं पुत्र वियोग उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए, तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया था और जो जन जन का चेहरा एक है वह गजानन मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया था। सी है तुमुल कोलाहल कला में, वह कौन लिखे थे? जयशंकर प्रसाद। याद रखिए, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह मॉडल पेपर है, यह 100% आपका बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, इसका गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आपका फुल मार्क्स आएगा, इसका गारंटी है। प्यारे नन्हे बेटे को लिखे थे विनोद कुमार शुक्ल। कौन लिखे थे? विनोद कुमार शुक्ल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वह सारा के सारा हर क्वेश्चन के साथ बता दिया जाएगा ताकि इससे बनने वाला जो क्वेश्चन है वह आपका ना छूटे। क्वेश्चन 2 है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है गांधी सम्मान से, बी है अर्जुन पुरस्कार से, सी है नोबेल पुरस्कार से, डी है मैग्सेसे सम्मान से। 4 ऑप्शन है। जो ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं मैग्सेसे सम्मान से उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है शताब्दी आरा सारण बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है लम्ही वाराणसी, डी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको आंसर देना है। तो जो शताब्दी आरा सारण के साथ गए हैं उनका बिल्कुल ही सही है। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान शताब्दी आरा सारण बिहार, ये इज राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4, कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है लम्ही वाराणसी, बी है इटारसी, सी है सिमरिया बेगूसराय बिहार, डी है रांची झारखंड। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर देना है। तो जो सी के साथ जा रहे हैं सिमरिया बेगूसराय बिहार उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5, कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? ऑप्शन ए है राम और सीता, बी है राधा और कृष्ण, सी है शंकर और पार्वती, डी है गणेश और लक्ष्मी। तो जो अर्धनारीश्वर पाठ है उसमें शंकर और पार्वती की बात किया गया है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? शंकर और पार्वती। अब क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए है उर्वशी, बी है अर्धनारीश्वर, सी है कविता की खोज, डी है दिनकर की डायरी। 4 ऑप्शन है। जो ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर है। उर्वशी के लिए उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं? तो जो रोज शीर्षक कहानी है उसमें जो मालती के पति हैं वह डॉक्टर पेशा से जुड़े हुए हैं। वही गैंग्रीन जो बीमारी होते है उसका ऑपरेशन करते हैं, वो इसलिए डॉक्टर पेशा से जुड़े हैं, याद रखिएगा। अगर सब्जेक्टिव भी आ जाता है तो आपको मिलाकर लिख देना है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें व्याकरण और हिंदी बुक दोनों से होता है। अगर आप हिंदी बुक वाला को कर लेते हैं तो उससे आपका जो सब्जेक्टिव का आंसर देना होता है वह भी आसानी से दिया जाएगा। इसलिए व्याकरण करिएगा, अच्छा बात है, लेकिन बुक वाला करिएगा तो आपका 2 काम हो जाएगा, 2 तरह से आपको फायदा होने वाला है। और आप लोग आंसर देते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर लिख दीजिएगा कि आपका कितना सही हो पाया। रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन से फल लाए थे? तो रोज शीर्षक कहानी में जो महेश्वर था वह आम लाया था। क्या लाया था? आम लाया था, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? ऑप्शन ए है नौजवान भारत सभा, बी है नौजवान दल, सी है युवक संघ और डी है नवयुवक भारत सभा। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था, ए इज राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? तो जो भगत सिंह थे वह अपना आदर्श पुरुष
करतार सिंह सराभा को मानते थे। किसे मानते थे? करतार सिंह सराभा को। ठीक है, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन अब 11 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि धांगड़ किस जगह से आए थे? ऑप्शन ए है दक्षिण बिहार, बी है उड़ीसा, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन है, लगाते चलिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जितना भी एक्स्ट्रा आपको हम फैक्ट बताएंगे वह तो आपके लिए और इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप विश्वास रखिए आपका एक भी नहीं छूटेगा। तो धांगड़ कहाँ से आए थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण बिहार से। कहाँ से आए थे? दक्षिण बिहार से। ए इज राइट आंसर। धांगड़ को नील की खेती के लिए लाया गया था, यह भी याद रखिएगा। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो ऑप्शन ए है ओ सदा नीरा, बी है उसने कहा था, सी है जूठन, डी है रोज। तो देखिए लहना सिंह का जो कहानी था उसने कहा था, उसी में से यह आया है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसी में सैनिक की बात हुआ है। अब क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? ऑप्शन ए है सूत काटती, बी है स्वेटर बुनती, सी है चटाई बुनती, डी है चावल चुनती। तो जो बिस्नी थी वह चारपाई के पास सूत काटती दिखाई देती है। ए इज राइट आंसर। ठीक है, जैसे ही बिस्नी की बात होगा तो आपको याद रखना है कि यह जो था वह सिपाही की माँ में आया है। बिस्नी की बात हुआ है, बिस्नी मुन्नी की जैसे ही बात होगा तो सिपाही की माँ याद आना चाहिए आपको। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। मुन्नी कौन थी? ऑप्शन ए है सुखनी की बेटी, बी है रजनी की बेटी, सी है शिवनी की बेटी, डी है बिस्नी की बेटी। देखिए यही से अभी ऊपर क्वेश्चन आया है, इसी का बिस्नी की बेटी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया? ऑप्शन ए है वाद विवाद संवाद, और बी है कहना न होगा, सी है दूसरी परंपरा की खोज, डी है आलोचना के मुख से। तो जो परगीत और समाज है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वह वाद विवाद संवाद से लिया गया। यह करीब करीब 4 से 5 बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। अब क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? भूषण जयशंकर प्रसाद, और सी है रघुवर शाह, और डी है अशोक वाजपेयी। कहीं नहीं वही शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखा गया है? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। कहीं नहीं वही शीर्षक कविता अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो कैसे कवि के रूप में हुआ है? ऑप्शन ए है प्रयोगवादी, बी है प्रगतिवादी, सी है छायावादी, डी है प्रपदवादी। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो उनका जो उदय हुआ है वह छायावादी कवि के रूप में हुआ है। कैसा? छायावादी। सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो इसमें जो हेनरी लोपेज हैं वही कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये जो लगाए उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग रटते चलिए क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। अगर आप लोग अभी तक इग्नोर कर रहे हैं क्वेश्चन को और पूरे सेशन को नहीं देख रहे हैं तो समझिए कि आपको प्रॉब्लम में परीक्षा में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कंप्लीट सेशन देखिए और याद भी करिए। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायसी का जन्म स्थान जायसी कब्र अमेठी है। कहाँ है? जायसी कब्र अमेठी। जा से जायसी और जा से जायस कब्र अमेठी याद रखिएगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह मॉडल पेपर है। तो समझिए कि आधा क्वेश्चन तो इसी से आ जाएंगे और बाकी जो नहीं आएंगे उसको हम एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दे रहे हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन जब एग्जाम में जाइए तो आप आसानी से कर पाइए। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। नाभादास किस धारा के संत थे? ऑप्शन ए है वैष्णव दर्शन, बी है बौद्ध दर्शन, सी है शैव दर्शन, डी है जैन दर्शन। 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वैष्णव दर्शन उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पे जो आने वाला वीडियो होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होगा और आपको हर एक मॉडल पेपर को पारी पारी से करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? ऑप्शन ए है मथुरा, बी है वृंदावन, सी है शांतिवन, डी है बोधगया। तो जो नाभादास थे उनका स्थायी निवास वृंदावन था। कहाँ? वृंदावन। और नाभादास कौन से कविता को लिखे थे? तो छप्पय को लिखे थे। किसका? छप्पय को। यह भी याद रखना है। नाभादास कौन से कविता लिखे थे? छप्पय को। और कहाँ के निवासी थे? वृंदावन के।
अब क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? तो यह जो कृति है वह शोक गीत है। कैसा? शोक गीत, क्योंकि इसमें पुत्र जब मर जाता है तो उसके बारे में ही वह रो रो कर बताते हैं, तो इसलिए शोक गीत है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में साहित्य सम्मेलन में कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन बी है सक्सरिया, बी है साहित्य अकादमी, सी है ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी है पद्म भूषण। तो उनको 1930 ईस्वी में हिंदी सम्मेलन में कौन सा पुरस्कार मिला था? सक्सरिया पुरस्कार। कौन सा? सक्सरिया पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोस्ट एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए। अगर आपको पढ़ लिए हैं तो आप लोग आंसर भी देते चलिए, नहीं पढ़े तो याद करते चलिए। क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए हैं? ऑप्शन ए है काराधीक्षक, बी है अंचला अधिकारी, सी है पुलिस अधीक्षक और डी है जिलाधिकारी। तो जो ज्ञानेंद्र पति थे वह काराधीक्षक पद पर आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चिर विषाद मन विलीन मन की, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? चिर विषाद विलीन मन की, यह जो है वह पुत्र वियोग कविता से पंक्ति आया है, याद रखिएगा। चिर विषाद की बात होगा, पुत्र वियोग लगा के आइएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए है, देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात हो रहा है, तो वह क्या लिखे थे? उसने कहा था, बी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए, अब इसमें जो 3 ऑप्शन बच गया उसको भी कर लेते। तो रोज को कौन लिखे थे बताइए आप लोग? जूठन को ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे थे, तिरिच को लिखे थे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तिरिच को कौन लिखे थे? तिरिच को लिखे थे सॉरी उदय प्रकाश, तिरिच को लिखे थे उदय प्रकाश। और रोज को कौन लिखे थे? या आपको लिए क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभादास, नाभादास की कविता का नाम क्या है? कवित ऊपर ही हम बता चुके हैं, या इसका आंसर नाभादास की कविता का नाम क्या है? छप्पर। क्या? छप्पर, याद रखिएगा। उनका गांव घर यह सारा का सारा ऊपर क्वेश्चन में आ चुका है। नाभादास को आपको याद रखना है, यह आपके 2023 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा 1-2। क्वेश्चन 28 देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 8 अक्टूबर 1979, बी है 10 अक्टूबर 1990, सी है 25 मई 1985 और डी है 11 जनवरी 1999। 4 ऑप्शन है आपके पास। उदय प्रकाश है, उनका जो बुक में निधन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो अगर आप लोग को पता है तो आप लोग आंसर इसका दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 29। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का निधन हुआ था 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं सुकमा जीवन के लेखक का नाम क्या है? सुकमा जीवन के लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुकमा जीवन कौन लिखे हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और हम लोग इसमें पढ़े थे उसने कहा था, वही लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो दोनों याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31। कहा जा रहा है कि पद्मावत के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन ए है जयसी, बी है कबीरदास, सी है तुलसीदास और डी है सूरदास। तो पद्मावत के कवि का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जयसी, ए इज राइट आंसर। पद्मावत के कवि का नाम मलिक मोहम्मद जयसी, या जयसी भी मिल जाए तो धोखा रहना है अच्छा से क्वेश्चन को। क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? मोहन राकेश, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है मल्यज, डी है जयकृष्ण मूर्ति। उर्वशी कौन लिखे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर लिखे, इसी के लिए तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और इसके लिए ही रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यह भी याद रखना है। क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। चांद का मुंह टेढ़ा है जो के रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 34 देख लेते हैं। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह जो है यह जन का चेहरा एक कविता से पंक्ति आया है। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम सीधे छप जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम, याद रखिएगा। अब बढ़िया से धोकर आइएगा। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? ऑप्शन ए उषा, बी हारजीत, सी अधिनायक, डी है पुत्र वियोग। 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी आप लोग लगाते चलिए। जो अधिनायक लगाए हैं सी, उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, अधिनायक शीर्षक कविता का ही पंक्ति है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 36। कहा जा रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से लिया गया है? तेरी कुरमाई की बात कैसे हो रहा था? लहना सी को याद होगा, उसने कहा था, बी इज राइट, ए इज राइट आंसर, ठीक है। उसने कहा था, उसी में से यह पंक्ति आया है, तेरी कुरमाई हो गया का। और यह तो लगता है कि 15 बार भी पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको आप याद
रखिएगा। क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। अज्ञेय रचित पाठ का नाम क्या है? तो अज्ञेय द्वारा क्या लिखा गया? अज्ञेय रोज कहानी को लिखे हैं, याद रखिएगा, जिसमें मालती और डॉक्टर की बात हुआ है, याद रखिएगा। और मालती के बेटा का नाम टिट्टू था, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग याद करते चले और रिवीजन करते चले। 38 देख लेते। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? तो जूठन है। क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा का नाम जूठन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 39 देख लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बताएं। विनोद कुमार शुक्ल कौन लिखे हैं? तो प्यारे नन्हे बेटे को। ऊपर ही हम बता दें आपको, ऑप्शन जो ए लगाएं उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? ऑप्शन ए है हारजित, बी है गांव का घर, सी है उषा और डी है पुत्र वियोग। ज्ञानेंद्र पति क्या लिखे थे? गांव का घर कविता को लिखे हैं, ठीक है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह की बात हो रहा है। देखिए उसने कहा था कहानी, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो एकदम अच्छा से एक आध बार पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर उसमें से एक दो आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव तो 2-3 मिल ही जाएगा। तो इसलिए उसने कहा था, जो नहीं पढ़े हैं वह पढ़ लीजिए, अभी भी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो सी जो लगा रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। महेश्वर किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था रोज तिरिच, इनमें से कोई नहीं। जो महेश्वर की बात हो रहा है तो महेश्वर और मालती रोज कहानी के पात्र हैं, याद रखिएगा। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी फायदा हो सके और उनको भी रिविजन हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन 43 देख लेते हैं। ब्रज कुंवर किस कविता का पात्र है? तो ब्रज कुंवर की बात हो रहा है और ब्रज कुंवर मतलब कृष्णा के भक्ति में कौन रहते थे? सूरदास, ठीक है। तो सूर के पद हो जाएगा ए इज राइट आंसर, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन 44 देख लेते हैं। छात्रसाल किस कविता के पात्र है? ऑप्शन ए है कविद, बी है कड़बक, सी है अधिनायक, डी है उषा। तो जो छात्रसाल है वह उषा कविता की पात्र है, डी इज राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45। कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वह आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के? आधुनिक काल के, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। कह रहा है कि जायसी किस काल के कवि थे? तो जो जायसी थे वह भक्ति काल के कवि थे। जायसी किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47। कहा जा रहा है कि वो सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा से लिया गया है? ऑप्शन ए है एकांकी, बी है यात्रा वृत्तांत, सी है निबंध और डी है कहानी। तो जो ओ सदा नीरा है वह निबंध से लिया गया है। किससे लिया गया है? निबंध से, याद रखिएगा। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है वह डायरी से लिया गया है। किससे लिया गया है? डायरी से, डी राइट आंसर हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी से लिया गया है। पूछा जाएगा, एकदम फिक्स है कि पूछा जाएगा, याद रखिए। एक एक क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है, याद करते चलना है। अब देख लेते हैं कवक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो कड़बक जो है वह पद्मावत के है अंश। किसका है? पद्मावत के, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? तो सूरदास के जो दोनों पद है वह सूरसागर के अंश है, ठीक है। सूरसागर, सूरदास का जो पद है वह सूरसागर से ही लिया गया है, याद रखिएगा। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 51 देख लेते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? तो पुत्र वियोग की बात हो रहा है तो पुत्र वियोग मुकुल, ठीक है। मुकुल, सुभद्रा कुमारी चौहान जो पुत्र वियोग लिखे हैं वह किस काव्य से लिया गया है? तो मुकुल से लिया गया है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी थे। कौन थे? अज्ञेय जी, डी सही हो जाएगा। 52 का डी सही हो जाएगा। टीटी की माँ का नाम क्या था? देखिए कितना बार आ गया है। दो कहानी आपको एकदम इस बार हाईलाइट में है। कौन कौन है? एक तो रोज और एक उसने कहा था। ये दोनों को आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। तो टीटी की माँ का नाम क्या था? मालती था, ठीक है। और यह किस कहानी की पात्र है? बताइए फ्रेंड्स, आपके लिए हम क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देख लेते हैं। हमने जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? तो हमें आध्यात्मिक रीति से सोचना चाहिए, ए इज राइट आंसर। हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? आध्यात्मिक रीति से। अब क्वेश्चन 55 देख लेते हैं। सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल होता है, सियाना होता है, हर जगह व्याप्त, निर्बलता। तो क्या हो जाएगा? हर जगह व्याप्त, सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंख लगना मुहावरे का अर्थ होता है नींद आना, ठीक है। कहते हैं ना कि आंख लग गया था, मतलब थोड़ा नींद आ गया था। चलिए तो ये जो लगाए उनका बिल्कुल सही है।
57 ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ईमान बेचना मतलब अपने कर्तव्य से हट जाना, ठीक है। जैसे कि नेता को देखे होंगे, वह तो पहले चुनाव से पहले कहते हैं कि हम आपके लिए ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन जैसे ही जीत जाते हैं तो उसके बाद वह अपने ईमान को बेच देते हैं, अपने कर्तव्य से हट जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 58। कहा जा रहा है कि कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है आर्थिक स्थिति खराब होना। जैसे कि नहीं कहते कि उनका तो कमर ही टूट गया, मतलब कोई किसी के साथ किसी का व्यापार ऐसे में घाटा हो जाता है तो नहीं लोग बोलते हैं कि उनका तो कमर ही टूट गया। मतलब ऑप्शन सी जो जो लगा है उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 59 देख लेते हैं। 3 का 13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 3 का 13 होना बिखर जाना। डी इज राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं 60 दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पराजित करना। दांत खट्टा करना मतलब पराजित करना। देखिए आप लोग को सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आप जो 61 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है वह हम लोग नेक्स्ट बार करने वाले हैं, और साथ ही साथ इसमें जितना भी सब्जेक्टिव है 2 नंबर का वह सारा क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। और कल आपको सेम इसी टाइम पे आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं। उसके बाद मैथ का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का नंबर एक एक करके होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।